डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। केमिस्ट्री विषय में हम लोग एक चैप्टर अध्ययन कर चुके हैं और आज हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा चैप्टर जो केमिस्ट्री का है वो है अम्ल, क्षार एवं लवण है, एसिड, बेस एंड साल्ट है। इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे संबंधित कुछ परिचय जान लिया जाए, इंट्रोडक्शन जान लिया जाए। देखिए, प्राचीन काल में अम्ल की पहचान जो होती थी, अम्लों की पहचान उनके खट्टेपन से की जाती थी। यानी जो पदार्थ स्वाद में खट्टा था उसको अम्ल कहा जाता था। प्राचीन काल में जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता था उसको अम्ल कहा जाता था। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखेंगे उसी समय, ठीक है, सिरका जो है उस समय सिरका ज़्यादा बनाया जाता था और सिरका का भी स्वाद जो होता था वो खट्टा होता था। ठीक है, इसलिए सिरका जो है अम्लीय गुण के रूप में जाना जाता था, यानी वो अम्ल माना जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में कुछ ऐसे पदार्थ देखा गया जो स्वाद में खट्टा था लेकिन उसमें कुछ विशेष प्रकार के केमिकल पदार्थ पाए गए। जैसे नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इमली में टार्टेरिक एसिड होता है। ठीक है, और सिरके में एस्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और ये सभी के सभी नींबू, सिरका और जो ये इमली है ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार अम्ल की खोज हुई, अम्ल की एक पहचान बनी। ठीक है, और अम्ल के बारे में वैज्ञानिकों को ज्ञान हुआ। ठीक है, और बाद में अनेक प्रकार के अम्लों की खोज भी हुई। ठीक है, उसी क्रम में 11वीं शताब्दी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की भी खोज हुई। ठीक है, देखेंगे कि इस प्रकृति में जितने भी रासायनिक यौगिक पाए जाते हैं, ठीक है, जितने भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, समस्त केमिकल कंपाउंड्स को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। और वो 3 भाग कौन कौन सा है? अम्ल है, क्षार है और लवण है। मुख्य रूप से 3 भागों में ही बांटकर अध्ययन भी किया जाता है। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण को स्पष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न प्रकार के वैज्ञानिक अपना अपना सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, उन्हीं सिद्धांतों में पहला हम लोग जो सिद्धांत अध्ययन करेंगे वो है आर्हेनियस का सिद्धांत। ठीक है, क्या है? आर्हेनियस का सिद्धांत है। तो आज हम लोग आर्हेनियस के अम्ल, क्षार का सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जो है आर्हेनियस का अम्ल, क्षारक लिख दिया जाए, क्षारक सिद्धांत। अम्ल क्षारक सिद्धांत है। ठीक है, आर्हेनियस ने सन 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में एक सिद्धांत प्रस्तुत की जिसे हम कहते हैं आर्हेनियस का अम्ल क्षारक सिद्धांत। ठीक है, इसी सिद्धांत के माध्यम से अम्ल और क्षार के गुणों को या अम्ल क्षार के गुणों को परिभाषित किया है। ठीक है, तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या है, क्षार क्या है, ये जानेंगे। ठीक है, तो देखेंगे अम्ल क्या है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या है, किसे कहते हैं? देखिए, वे रासायनिक यौगिक जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार वे रासायनिक यौगिक जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, इसके अलावा C3COOH, एस्टिक एसिड, ये सभी के सभी अम्ल हैं और ये अपने जलीय विलयन में
हाइड्रोजन आयन देते हैं। किस प्रकार देते हैं ये जानेंगे। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जब इसे जल में डाला जाता है तो ये अपने आयनों में वियोजित होता है, हाइड्रोजन आयन बनाता है और क्लोराइड आयन बनाता है। ठीक है, उसी प्रकार नाइट्रिक एसिड है HNO3, जब इसको जल में डाला जाता है तो हाइड्रोजन आयन बनाता है और नाइट्रेट आयन, हाइड्रोजन आयन बनाता है और नाइट्रेट आयन बनाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को अगर डाला जाए H2SO4, ये हाइड्रोजन आयन बनाता है प्लस सल्फेट आयन बनाता है। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे ये जितने भी रासायनिक यौगिक हैं सभी के सभी अम्ल हैं, क्योंकि ये अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो ये अम्ल का डेफिनेशन हुआ, उसका उदाहरण हुआ। ठीक है, अब क्षार के बारे में जानेंगे कि आर्हेनियस के अनुसार क्षार किसे कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार क्षार क्या है। ठीक है, तो क्षार या इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, क्षार क्या है, वे रासायनिक यौगिक जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देता है उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। वे रासायनिक यौगिक जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देता है उसे हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे देखेंगे NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, इसके अलावा CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, ये सभी के सभी जो हैं क्षार हैं, क्योंकि ये अपने जलीय विलयन में हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं। जैसे देखेंगे सोडियम हाइड्रॉक्साइड जो है इसको जब जल में डाला जाता है तो ये अपने आयनों में वियोजित होता है, सोडियम आयन बनाएगा प्लस हाइड्रॉक्सिल आयन बनाएगा। ठीक है, KOH जब इसको जल में डाला जाता है तो पोटेशियम आयन बनाएगा प्लस हाइड्रॉक्सिल आयन बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड देखेंगे KOH का होल ट्वाइस, ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड प्लस कैल्शियम आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन। देखेंगे कि सभी के सभी में, इसको बैलेंस कर दिया जाए, सभी के सभी में देखेंगे कि हाइड्रॉक्सिल आयन बना है। क्या है, हाइड्रॉक्सिल आयन बना है, इसलिए ये क्या है, आर्हेनियस के अनुसार क्या है, क्षार। क्या है, क्षार। ठीक है, तो ये तो क्षार का हुआ, अम्ल का डेफिनेशन हुआ। देखेंगे कि प्रकृति में कुछ ऐसे ही धातुएं होती हैं, प्रकृति में कुछ ऐसे भी धातुएं होती हैं जो प्रबल धन विद्युती होती हैं और उनके ऑक्साइड भी जो होता है बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय नेचर का होता है। प्रकृति में कुछ ऐसे भी धातुएं होते हैं जो प्रबल धन विद्युती होते हैं। इन प्रबल धन विद्युती तत्वों के या धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जैसे ये Na2O सोडियम ऑक्साइड, ये सोडियम ऑक्साइड है और सोडियम ऑक्साइड को जब जल में डाला जाता है, जल के साथ अभिक्रिया कराए जाते हैं। देखेंगे H2O ये बनाता है NaOH, सोडियम हाइड्रॉक्साइड बना दिया। जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड बन जाता है, ठीक, इसको बैलेंस कर लिया जाएगा, 2 कर दिया जाए, इसको 2 ऑक्सीजन। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, अगर देखेंगे यही जल में वियोजित हो जाता है अपने आयनों में, ये बनाता है सोडियम आयन प्लस हाइड्रॉक्सिल आयन बनाएगा। ठीक है, सोडियम आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन बनाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी हाइड्रॉक्सिल आयन बना, इसलिए ये क्या है, सोडियम ऑक्साइड। क्या है, सोडियम ऑक्साइड भी क्षार। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होता है। ठीक है, तो ये रहा। आर्हेनियस ने अपना तो सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया, लेकिन आर्हेनियस के जो सिद्धांत हैं और इस सिद्धांत के द्वारा अम्ल क्षार की
को परिभाषित कर दिया गया, लेकिन बाद में कुछ ऐसे रासायनिक यौगिकों की खोज हुई जिनकी प्रकृति अम्लीय या क्षारीय था, लेकिन आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार वो परिभाषित नहीं हो पा रहा था, यानी वहाँ पे वो गलत सिद्ध हो रहा था। ठीक है, इस प्रकार आर्हेनियस के जो भी सिद्धांत हैं उनमें कुछ कमियां आ गई, यानी कहने का मतलब है कि आर्हेनियस के भी सिद्धांत की कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं। ठीक है, क्योंकि ये सभी अम्ल और क्षार पर लागू ये परिभाषा नहीं हो पाती है। तो आगे देखेंगे आर्हेनियस के सिद्धांत की सीमाएं। आर्हेनियस के सिद्धांत की सीमाएं। आर्हेनियस के सिद्धांत की सीमाएं हैं। देखेंगे आर्हेनियस ने जो अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था वो केवल उन्हीं पदार्थों पर लागू होता था जो जल में विलय हो जाए, यानी जल में वो आसानी से विलय हो जाए और जल में वो अपने आयनों में आसानी से क्या हो सके, वियोजित हो सके। ठीक है, अपने आयनों में टूट सके। उन्हीं अम्ल और क्षार पर ये परिभाषा लागू होता था। आर्हेनियस के सिद्धांत में एक और पॉइंट देखेंगे कि जो भी रासायनिक यौगिक लिया जाता है उसे अम्ल में जल में डाला जाता है। ठीक है, यानी जल जो है विलायक के रूप में कार्य करता है, लेकिन कुछ ऐसे रासायनिक यौगिक खोजे गए जो जल में विलय नहीं होता है, लेकिन वो भी अम्ल अथवा क्षार की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार यहाँ पे आर्हेनियस के सिद्धांत जो है फेल कर जाती है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हुआ। आर्हेनियस के सिद्धांत में देखेंगे कि आर्हेनियस ने बताया था अम्ल के लिए कि वे रासायनिक यौगिक जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं, लेकिन देखा गया कि जो अम्ल है जब जल में डाला जाता है तो वो हाइड्रोजन आयन के रूप में नहीं टूटता है, बल्कि वो हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है। वो जल के अणु से वो हाइड्रोजन आयन क्या होता है, अभिक्रिया कर लेता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, इस प्रकार जैसे मान लिया जाए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, जब इसको जल में डाला जाता है आर्हेनियस के अनुसार तो ये बनाता है हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोराइड। वास्तव में देखेंगे कि जल के अणु जल में जब डाला जाता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो हाइड्रोजन आयन नहीं बनता है कुछ समय के लिए बनता है। ठीक है, लेकिन यह हाइड्रोजन आयन जल के अणु के साथ क्रिया कर लेता है। इस प्रकार हाइड्रोजन आयन प्लस जल के अणु इससे क्रिया करके बनाता है H3O पॉजिटिव। ये है हाइड्रोनियम आयन। ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इस प्रकार देखेंगे हाइड्रोनियम आयन बनता है। तो कुछ बुकों में इस प्रकार भी आर्हेनियस के अम्ल का जो परिभाषा है इस प्रकार भी दिया है। वे रासायनिक यौगिक जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन देता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। कुछ बुकों में इस प्रकार भी डिफिनीशन दिया है। ठीक है, तो ठीक ये भी डिफिनीशन बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तीसरी पॉइंट इसके थी। चौथी है कि आर्हेनियस के अनुसार अम्ल अथवा क्षार वही कहलाएंगे, ठीक है, जिसमें हाइड्रॉक्सिल पाया जाए या हाइड्रोजन पाया जाए। अगर हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा तभी हाइड्रोजन आयन देगा, अगर हाइड्रॉक्सिल उपस्थित रहेगा तभी वो हाइड्रॉक्सिल आयन देगा। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे भी रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें न ही हाइड्रॉक्सिल पाया जाता है और न ही हाइड्रोजन पाया जाता है, फिर भी वो अम्ल और क्षार के समान व्यवहार करता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर आर्हेनियस के जो सिद्धांत है फेल कर जाता है। ठीक है, आर्हेनियस के सिद्धांत फेल कर जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि ये जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे कि ये एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जो है इसका प्रकृति अम्लीय होता है, अम्ल के समान व्यवहार करता है। इसमें तो कहीं हाइड्रोजन आयन नहीं दिख रहा, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर हाइड्रोजन आयन नहीं देगा। तो फिर यहाँ पर
आर्हेनियस के अनुसार यह सिद्धांत क्या हुआ, उनका भाई अम्ल का जो परिभाषा दिया है वो क्या हो गया, यहाँ पे गलत सिद्ध हो गया। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे ये बोरान ट्राइफ्लोराइड है, बोरान ट्राइफ्लोराइड है, ये आर्हेनियस के अनुसार अम्ल के डिफिनेशन फॉलो नहीं करता। ठीक है, बल्कि ये दोनों के दोनों क्या है, अम्ल है, दोनों के दोनों क्या है, अम्ल है, इनकी भी प्रकृति अम्लीय ही होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्षार में देखेंगे कि NH3, ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और है हाँ N2O2, यहाँ पर देखेंगे ये अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया जो है इसका नेचर जो है अगर देखा जाए इसमें तो हाइड्रोजन है, देखने को तो हाइड्रोजन है, लेकिन यह हाइड्रोजन आयन नहीं देता है। ठीक है, लेकिन इसकी प्रकृति वास्तविक देखा जाए तो ये क्षारीय प्रकृति होता है। ठीक है, जो कि आर्हेनियस के अनुसार दिए गए परिभाषा इस पर फॉलो नहीं होता है। इस प्रकार आर्हेनियस के सिद्धांत इन पर फेल कर जाता है। इसलिए आर्हेनियस के सिद्धांत जो है कुछ उन्हीं रासायनिक यौगिकों को उनका डेफिनेशन फॉलो होता है जिनमें हाइड्रोजन पाया जाता है और वो आसानी से हाइड्रोजन आयन दे दे अपने जलीय विलयन में, और जिनमें हाइड्रॉक्सिल पाया जाता है जो अपने जलीय विलयन में वो हाइड्रॉक्सिल आयन दे दे, उन्हीं पर ये फॉलो हो पाता है। उन यौगिकों को फॉलो नहीं हो पाता है जिनमें हाइड्रोजन और हाइड्रॉक्सिल नहीं पाए जाते हैं, तो वहाँ पर फेल कर जाता है। ठीक है, तो ये देखेंगे। फिर बाद में देखेंगे जब आर्हेनियस ने अपना सिद्धांत दे दिया तो बाद में फिर से दो वैज्ञानिक और आ गए, ब्रांस्टेड और लॉरी। ब्रांस्टेड और लॉरी नामक वैज्ञानिक आए, इन्होंने भी अम्ल और क्षार की अवधारणा दी, डिफिनीशन दिए। ठीक है, तो आगे देखेंगे दूसरा जो होगा ब्रांस्टेड लॉरी अवधारणा। ब्रांस्टेड ब्रांस्टेड एवं लॉरी। ठीक है, ब्रांस्टेड एवं लॉरी की अवधारणा। ब्रांस्टेड और लॉरी दो वैज्ञानिक हैं, देखेंगे एक है ब्रांस्टेड एक है लॉरी, दो वैज्ञानिक हैं। ठीक है, इस अवधारणा को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसे प्रोटॉनिक अवधारणा में कहते हैं। इसको प्रोटॉनिक अवधारणा में कहा जाता है, प्रोटॉनिक अवधारणा। इसको प्रोटॉनिक अवधारणा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ब्रांस्टेड और लॉरी जो है ये भी अम्ल और क्षार के डिफिनीशन दिए। ठीक है, इनके अनुसार देखेंगे ये सन 1923 ईस्वी में दिए थे, सन 1923 ईस्वी में ये अपनी अवधारणा प्रस्तुत किए थे। ठीक है, इनके अनुसार अम्ल वे पदार्थ होता है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल वे पदार्थ होता है जो प्रोटॉन देता है, यानी प्रोटॉन को डोनेट करता है। ठीक है, और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं। ठीक है, उसे अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। किसके अनुसार, ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, एग्जाम्पल के अनुसार देखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है प्लस अमोनिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये अमोनिया है। इसमें देखेंगे कि जो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यह प्रोटॉन का त्याग करता है। देखेंगे प्रोटॉन को H+ से भी प्रदर्शित किया जाता है, हाइड्रोजन आयन के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है। आप लोग 9th में पढ़े होंगे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की जब विशेषता पढ़े होंगे तो उसमें पढ़े होंगे कि प्रोटॉन को H+ से भी डिनोट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, वो प्रोटॉन त्यागता है H+ के रूप में, और यह H+ कौन ग्रहण करता है, अमोनिया ग्रहण कर लेता है और बनाता है क्या, NH4
पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये बनाता है अमोनियम आयन। क्या है? अमोनियम आयन। अमोनिया आयन नहीं, बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर। ये अमोनियम आयन है और ये अमोनिया है, ठीक है। और ये क्लोराइड आयन बन गया, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये प्रोटॉन का त्याग कर रहा है, इसलिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या हुआ? अम्ल हुआ। इसके अनुसार ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार क्या होगा? अम्ल होगा। इसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन को क्या करते हैं? त्यागते हैं, ठीक है, उसे हम अम्ल कहते हैं, ठीक है। और जो ग्रहण करते हैं प्रोटॉन को उन्हें क्या कहते हैं? क्षार। तो अमोनिया क्या कर रहा है? प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। बेस, ये एसिड होगा और ये बेस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ब्रांस्टेड लॉरी के अनुसार ये डिफिनीशन हुआ, इसका उदाहरण हुआ, ठीक है। एक और डिफिनीशन उदाहरण देखेंगे, एक और उदाहरण देख लिया जाए, एक और उदाहरण देख लिया जाए, ठीक है। देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जो ये जल HCl प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर जो HCl है, HCl क्या करता है? प्रोटॉन को त्यागता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोटॉन को त्यागता है और उस प्रोटॉन को ग्रहण कौन करता है? जल के अणु करता है, ठीक है। जिनके कारण ये जल का अणु जो बनाता है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन। अब इसमें क्या बचा? क्लोरीन बचा, तो क्लोराइड के रूप में हो जाएगा, ठीक है, क्लोराइड के रूप में हो गया। अब यहाँ पे ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा, एसिड या अम्ल कहलाएगा। और ये जल के अणु यहाँ पे किस प्रकार व्यवहार कर रहा है? बेस के समान। तो यहाँ पे जल के अणु क्या हो गया? बेस हो गया, ठीक है, क्षार हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल इसका है। एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए, एक और एग्जाम्पल इसके अंतर्गत, एक और एग्जाम्पल देखेंगे कि यहाँ पे कार्बोनेट आयन CO3 -2 प्लस H2O, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो कार्बोनेट आयन है, ठीक है, और जल के अणु है, जब आपस में अभिक्रिया कराया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जल के अणु प्रोटॉन देता है H+, ठीक है, H+ देता है, जिनके कारण क्या बनता है? बाइकार्बोनेट आयन HCO3-। ये बाइकार्बोनेट आयन बना, प्रोटॉन दिया, ठीक है, कार्बोनेट आयन जो है ये ग्रहण कर लिया और क्या बनाया? बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है, प्लस क्या बनेगा? OH-। OH- एक हाइड्रोजन आयन, एक प्रोटॉन एक हाइड्रोजन आयन के रूप में निकल जाए, जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं, तो OH केवल बचेगा, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचेगा, जिसको इस रूप में लिखा जाता है, हाइड्रॉक्सिल के रूप में लिखा जाता है, हाइड्रॉक्सिल आयन के रूप में। और ये बाइक। अब यहाँ पे देखेंगे ये क्या हो गया? जब प्रोटॉन त्याग रहा तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया। और ये क्या हो गया? प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है तो क्या हो गया? बेस हो गया, ठीक है। इस प्रकार ये तीन एग्जाम्पल आप लोग बताए हैं ब्रांस्टेड और लॉरी के अनुसार, ठीक है, अम्ल और क्षार की परिभाषा और उनके उदाहरण, ठीक है। अगला क्या है? उभयधर्मी पदार्थ। अगला देखेंगे उभयधर्मी पदार्थ, उभयधर्मी पदार्थ एम्फोटेरिक कहते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। चलिए देखिए एम्फोटेरिक या उभयधर्मी पदार्थ क्या कहलाता है, ठीक है। वे पदार्थ जो प्रोटॉन भी ग्रहण कर सकता है और प्रोटॉन को त्याग भी सकता है,
देखिए यहाँ पे एक ही पदार्थ है, आवश्यकता पड़ने पर प्रोटॉन को त्याग भी देता है और आवश्यकता पड़ने पर प्रोटॉन को ग्रहण कर लेता है। ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी कहते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटॉन को त्याग भी सकता है या प्रोटॉन को ग्रहण भी कर सकता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी पदार्थ कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंतर्गत देखेंगे H2O। H2O उभयधर्मी होता है। अभी दो एग्जाम्पल आप लोगों को हम बताए हैं। एक जगह जल के अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा था, ब्रांस्टेड और लॉरी के उदाहरण में 3 हम बताए हैं। उनमें से देखेंगे शेष नीचे वाले 2 जो उदाहरण हम बताए हैं उनमें देखेंगे कि एक जगह जल के अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा था और एक जगह क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है। यानी एक जगह प्रोटॉन को त्याग भी रहा है और एक जगह प्रोटॉन को ग्रहण भी कर रहा है। इस प्रकार जल क्या होगा, उभयधर्मी पदार्थ होगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त देखेंगे बाइकार्बोनेट आयन और बाइसल्फेट आयन। ठीक है, HCO3- और HSO4-। ठीक है, ये बाइकार्बोनेट आयन, बाइसल्फेट आयन। ठीक है, ये देखिए सभी ये तीनों के तीनों उभयधर्मी पदार्थ हैं। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर ये इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन को ग्रहण भी कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर प्रोटॉन को त्याग भी सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि ये अमोनिया है NH3 और ये जल के अणु, अमोनिया है और ये क्या है, जल के अणु, सॉरी अमोनिया नहीं, अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। ठीक, अमोनियम आयन है और ये क्या है, जल के अणु है। ठीक है, ये जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, देखेंगे यहाँ से एक प्रोटॉन त्याग देता है कौन, अमोनियम आयन, और कौन ग्रहण करता है, जल के अणु ग्रहण करता है। ठीक है, क्या बनता है, ये बनेगा NH3 प्लस H3O हाइड्रोनियम आयन बना और अमोनिया बना। ठीक है, यहाँ पे देखिए जल के अणु क्या कर रहा है, प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है और जो प्रोटॉन को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। ठीक है, तो ये बेस हो गया, क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल हम बता रहे हैं जिसमें और बढ़िया क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट अब कर दिया जाए, अपोजिट कर देंगे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया ले लिया जाए प्लस जल के अणु ले लिया जाए, अब आपस में अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, अब आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर जल के अणु जो है प्रोटॉन देता है, यहाँ पे देखिए जल के अणु प्रोटॉन देता है और प्रोटॉन को ग्रहण करता है अमोनिया, ये बनता है NH4 को पॉजिटिव और क्या बनेगा OH-। ठीक है, यहाँ पे देखिए जल के अणु क्या कर रहा है, प्रोटॉन को त्याग रहा है और यहाँ पे प्रोटॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इस प्रकार जल के अणु जो है क्या कहलाएगा, उभयधर्मी पदार्थ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उभयधर्मी पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, यानी आवश्यकता पड़ने पर ये प्रोटॉन त्याग भी रहा है, आवश्यकता पड़ने पर प्रोटॉन ग्रहण भी कर रहा है। ठीक है, तो ये रहा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर अगले वीडियो लेकर उपस्थित होंगे।